नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 4। जैसा कि आप जानते हैं, डेली वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो कि विद्यासागर का अंकगणित 448 पेज में शायद दिया हुआ है। एक सेकंड थोड़ा देख लूँ मैं। 448, हाँ बिल्कुल 448 पेज में दिया हुआ है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित रख कर ही पढ़ें, वरना इस वीडियो से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखें। और ये जो मॉडल सेट दिया हुआ है 455 नंबर पेज में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 448 पेज में, और मॉडल सेट 4 है 455 पेज में। तो आप इसे निकाल लीजिए और आज इसी का सलूशन हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर हो, मॉडल सेट हो, सब कुछ मैंने बिल्कुल एक एक प्रश्न कवर किया है। आपको पूरे विद्यासागर के अंकगणित वर्ग में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मैंने बनाया नहीं है, जिसे मैंने बताया नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जाकर फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल सकता है। अगर आप सही से प्रिपरेशन करें तो आप विद्यासागर का अंकगणित पास में ज़रूर रखें और डेली आप एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन करते जाएं। बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, जहाँ दिक्कत हो रही है आप ज़रूर हिंट्स ले लें, या तो फिर लगातार आप वीडियो को देख लें, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस मॉडल सेट 4 में 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि 39/8 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। क्या दिया हुआ है? 39/8 को क्या बोल रहा है? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में यानी इसको हम पूर्णांक में चेंज कर देंगे, मिश्रित भिन्न हो जाएगा। चलिए पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं, चलिए हम बता देते हैं। हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं तो बिल्कुल आप स्किप करके आप आगे भगा कर देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। वास्तव में हम पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो 8 चौके 32 बार में जाएगा, सॉरी 8 4 बार में जाएगा 32 हो जाएगा, 9 में से जाएगा 2 7 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो बच क्या गया, ये जो होता है ना, ये हमारा हमेशा ऊपर जुड़ता है, अंश में जुड़ता है, और ये जो पूर्ण रूप से आया है 4, ये हमारा पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। एक सेकंड, ये हमारा जो बनता है ये पूर्णांक बन जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 4 पूर्णांक, और ये जाकर अंश में चला जाता है, अंश में जाएगा तो ये ऊपर 7 हो जाएगा, और हमेशा वहीं रहता है। तो इस तरह से हम क्या मिश्रित भिन्न में ये चेंज हो गया, किसमें? मिश्रित भिन्न में। कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न चैप्टर में मैंने बताया मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, सिंपल भिन्न किसे कहते हैं, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न चैप्टर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो केवल मुझे एक सवाल का सलूशन कर देना था, 39/8 को मिश्रित भिन्न में बदलना, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है, मान निकालिए। 2 नंबर का क दिया हुआ है, मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या दिया है? 1/7 का 7/25 बोल रहा है। मान निकाल देना है, कटेगा तो कटा दीजिए ना, सॉरी अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तब तक इसी पर कटा दिया है, इससे कैसे, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं। 1/7 का मतलब इंटू होता है, और 7/25 दिया है ना, इसका इतना निकाल देते हैं, अब कटा दीजिए, बचा क्या? 1/25। आपका 1/25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ख नंबर देखिए, इसी का ख नंबर 2 का ख बोल रहा है 2.1/2 इंटू 3.1/3 इंटू 4.1/5 दिया है, ठीक है। हम इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 2 दूना के 4, 1 5/2 हो जाएगा, और ये 3 3 9, 1 10/3 हो जाएगा, 5 चौके 20, 21/5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कटने वाला है कटा दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 5 5 से कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 3 से 7, तो 7 5 35 इसका आंसर हो जाएगा, 7 5 35 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्या दिया हुआ है?
बोला निम्नलिखित कथनों में सभी के आगे स तथा गलत सभी के आगे स गलत बोल रहा है। यहाँ सही के आगे स लिखना चाहिए था, यहाँ सभी लिख दिया। मेरे बुक में तो सभी लिखा है, आप में क्या लिखा है थोड़ा बताइएगा। मेरे में तो सभी लिखा है, सभी के आगे स बोल रहा है लिखने के लिए, लेकिन ये गलत है। सही के आगे स लिखिए तथा गलत के आगे ग लिखिए, ये बोल रहा है क्या। क नंबर 3 का क दिया है 1/2 भाग 7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 इंटू 1/7। इधर यहाँ कोष्टक दिया है, मतलब डिब्बा दिया है। बोल क्या रहा है कि इसमें सही गलत का चुनाव कर देना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बराबर है या नहीं। तो हम कैसे करते हैं 1/2, इसको हम गुना में बदल देंगे तो 1/7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/2 करेंगे 1/7 करेंगे, हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा क्या दिया है, ये इक्वेशन बिल्कुल हमारा सही दिया है। तो सही के लिए हमें क्या लिखना है, 100 लिख देना है, काम खत्म। कॉम में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, ख नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं ख नंबर, ध्यान रखिएगा 3 का ख है। ये 3 का ख बोल रहा है 3/5, उसके बाद भाग दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बराबर 3/4 और गुना 1/5। ये भर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है या नहीं। तो इसके बदले में 3/5 लिख देंगे, 5 के बदले में भाग है तो गुना कर देंगे और ये पलट देंगे, 1/5 हो जाएगा। बराबर देखते हैं 3/4 गुना 1/5 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, देखिए 3/4 है यहाँ। अच्छा, गुना कर देते हैं, 3/25 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है, 3/20 आ रहा है। क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, जी लिख देंगे, ग लिख देंगे, ठीक है। 3 का ख हो गया, 3 का ग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 का ग, 3 का ग क्या बोल रहा है, इसको हम इस तरह से कर देगा जरा। ये भी आ जाओ भाई साहब, ठीक है। अब 3 का ग देखते हैं। दिया है 2.1/2 भाग 3 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 7। इसमें भर देना है, क्या भरा जाएगा देख लेते हैं। 2 दूना का 4, 1 5/2 हो जाएगा और भाग 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2 गुने 7 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5/2 और ये गुना कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा ना। ये 5/2 और गुने 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या 5/6 आ रहा है ना। ये कितना रहेगा 5×7=35/2 आ रहा है। ये इक्वल होगा, कभी कभी इक्वल ही नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ग लिख दीजिए, गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हम आपका कितना नंबर, अब देखते हैं घ नंबर 3 का घ यहाँ पर देखते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 का घ है। घ नंबर क्या दिया है 9.1/5 भाग 4 इक्वल टू 46/5 इंटू 1/4। इसमें भर देना है कि क्या हो जाएगा, ग होगा कि स होगा। तो इक्वेशन देखते हैं क्या हो जाएगा, 9×45 46/5 और ये भाग है तो गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 46/5 गुना 1/4। देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या कर देंगे, आप गुना भी करके लिख सकते हैं। अब यहीं पे दिख गया बराबर है तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ लिख दीजिए, बिल्कुल सही बात है, वही बात है। इसको डिब्बा एक ही रखने दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा 3 का घ नंबर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसका हो गया 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे,
चलिए 4 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। 4 नंबर का क दिया है, निम्नलिखित को दशमलव में लिख देना है केवल। 317 बाई दिया हुआ है 1000, तो दशमलव में सिंपल वही संख्या लिख देते हैं 317, और नीचे जितने शून्य होता है उस संख्या में दाहिने से उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देता है। 3 शून्य है तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लाइट हम कम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको डीप लगे लिखावट। ख नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 का ख क्या दिया हुआ है, 9/1000। इसके बदले में हम क्या सिंपल 9 लिखते हैं और 3 अंक के बाद दाहिने से दशमलव देंगे। केवल एक ही अंक मेरे पास है, तो 3 अंक बनाने के लिए हम इसके पहले यथासंभव जितना प्रयास हो सके हम क्या दे देंगे, शून्य दे देंगे। अब देखिए 1 2 3, अब यहाँ दशमलव दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 का देखते हैं, 5 नंबर क्या कहता है। 5 का क नंबर दिया हुआ है, 5 का क नंबर क्या दिया है, 0.765 यही ना दिया है, प्लस 0.123 का मान ज्ञात करना है। सिंपल जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ देते हैं। 5 और 3 दशमलव के बाद समान संख्या है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2 6 8 हो जाएगा, फिर 7 1 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.888। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए हैं। आंसर आप मिला लीजिएगा। अगर आंसर मिसमैच भी होता है कहीं कहीं, जहाँ देखिए जहाँ प्रश्न गलत होगा ना वहाँ आपको हम ज़रूर आगाह करेंगे, है ना, कि ये प्रश्न गलत है या जो भी है। लेकिन ये सब आप आंसर मिलाते चलिएगा, मैं आंसर नहीं मिला रहा हूँ। हो सकता है कहीं त्रुटि हो ना, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा, है ना। अब सबका हम आंसर देखने लगेंगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आंसर नहीं देख रहे हैं, आप मिलाते चलिएगा। 5 के क हो गया। 6 का देखते हैं क्या बोलता है। 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 6 नंबर आपका दिया हुआ है, एक सेकेंड रुकिए। 6 नंबर दिया है 11.56 में बोल रहा है कि क्या जोड़ें कि योगफल हमारा कितना आना चाहिए, 31.201 ये आना चाहिए। तो हम आपको सिंपल करते हैं, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि ये आ जाएगा, है ना। तो ये बड़ी संख्या होगी। अगर हम कहें कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 6 आ जाए, तो सिंपल आपको दिख रहा है, इसमें से एक घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो वो जो आएगा संख्या उसी को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये संख्या आ जाएगी। उसी तरह से इसमें क्या जोड़े कितना आ जाए, तो सिंपल हम क्या करें, इसी में से इसको घटा देते हैं। तो 11 दशमलव क्या घटाएंगे, 5 6 घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1 हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया 6, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, अब ये 10 में से 1 गया 9, और ये 2 में से 1 गया 1, और 19.461 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19.46 इसका माइनस हो जाएगा, मतलब ये संख्या अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया, सरल कीजिए। 9 घटाओ 6 भाग 3 गुना 2 प्लस 1 का 6 दिया है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, क्या काम करते हैं, तो ये 6 भाग 3 रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए 2, और प्लस 1 का 6 मतलब 6 ही होगा, गुना कर देना है सिंपल। 1 का 6 मतलब 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 9 घटा, अब हम किसकी क्रिया करते हैं, भाग की, तो इसकी क्रिया करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये गुना कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो 9, अब गुना की क्रिया करेंगे तो घटाओ 4 और प्लस 6 कर देंगे, और प्लस प्लस एक साथ रखते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो 9 6 15 हो जाएगा ना। 9 6 15 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया हुआ है,
8 का क दिया है, ठीक है, 8 का क दिया है, कुछ इस प्रकार से फिगर है, ठीक है। क नंबर, ये क का फिगर है, ये क का फिगर है, ये ख का फिगर दिया हुआ है आपका, एक घनाभ दिया हुआ है, ठीक है, चाहे जैसा भी हो आप समझ लीजिएगा, शायद इसी प्रकार से है, ठीक है। ग नंबर दिया हुआ है, ऐसे दिया है और फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे कर दिया है, ठीक है। और घ नंबर दिया हुआ है आपका, एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृतियाँ केवल रेखीय खंडों से बनी है, जिसमें केवल रेखा के खंड हैं, केवल जिसमें रेखा है, ये तो रेखा इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो वृत्त है, ये वक्र दिख रहा है, रेखा है ही नहीं, तो ये होगा नहीं। इसमें ख में देखें तो केवल रेखा ही खंड है, रेखा का ही खंड है, रेखा खंड से ही इसमें सारी शेप जो बनी हुई है रेखा खंड से बनी थी, ये एक है। अच्छा, इसको देखें तो इसमें रेखा खंड तो 3 दिख रहा है हमें, 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ये वक्र कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? केवल इसमें बोला है कि केवल रेखीय खंडों से बना है, केवल रेखीय खंडों से बना है, तो इसमें वक्र नहीं आएगा, तो ये खत्म कर देगा। ये भी केवल रेखा खंड से ही बना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ख और घ जो है ना, ये केवल रेखीय खंडों से बना हुआ है। आई होप आप भी समझ रहे होंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया हुआ है आपका कि एक वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास, त्रिज्या को ही अर्धव्यास कहते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। अर्धव्यास 3.2 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है हमारा कितना दिया है, त्रिज्या जो दिया है कितना है, 3.2 सेंटीमीटर दिया है ना, तो कह रहा है उसका व्यास की लंबाई क्या है। तो व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 गुना त्रिज्या कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 2 गुना त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.2, तो 32 दूना 64 होता है ना। ये सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा क का आंसर आपका क्या होगा, 6.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ख नंबर क्या कहता है। ख नंबर दिया हुआ है आपका कि उसका परिमाप या परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बताइए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है ना, तो 2 गुने 22/7 गुना हम क्या कर देंगे, त्रिज्या r 2πr, r 3.2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना कर दीजिए, सिंपल गुना करेंगे तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ लाते हैं 22 दूना 44 हो जाएगा और गुना 3.2 अब बटा 7 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 44, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 ऐसा ही आएगा क्या, 8 2 10 और 2 1 3 1 4, 1408 आएगा, 1408 आ जाएगा है ना। इसमें 0.1 अंक के बाद यहाँ पे हम कर देंगे 7, भाग लगाएंगे तो आपका, भाग लगा लीजिए, इसको हट मिटाते हैं, भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, 20 हो जाएगा, और ये 0.7 एकम 7, फिर 1 10 7 एकम 7, ये इतना सेंटीमीटर लगभग आपका आंसर आएगा। 20.11 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, परिधि या परिमिति। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। 9 का क और ख हो गया। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दस नंबर चलिए 10 नंबर दिया हुआ है आपका, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये देखिए समकोण त्रिभुज होता है ना, बोल रहा है कि कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसकी भुजा ज्ञात करना है। यदि लंब और आधार क्रमशः 3, लंब कर रहा है 3, आधार कर रहा है 4,
तो कर्ण बराबर ज्ञात कर देना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है बताइए। रूट अंडर हम जानते हैं लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर कर देते हैं। ये तो सिंपल बात है। चलिए लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे 25, वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 11 नंबर कह रहा है एक ट्रक में 72 सीमेंट के बोरे लादे जा सकते हैं। तो 34 से 56 सीमेंट के बोरे कितने ट्रकों में लादे जा सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है ट्रकों की संख्या, तो ट्रक को बाद में रखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 72 सीमेंट के बोरा, 72 क्या लिखेंगे 72 सीमेंट के बोरे, 72 सीमेंट के बोरे कितने ट्रक में लादे जा रहे हैं, एक ट्रक में लादे जा रहा है। 72 सीमेंट के बोरे कितने ट्रक में, एक ट्रक में लादे जा रहा है। तो एक सीमेंट के बोरे कितने ट्रक में लादे जाएंगे, 1/72 ट्रक में लादे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि बता दीजिए आप हमें 34, 56 सीमेंट के बोरे कितने में लादे जाएंगे। तो सिंपल गुना कर देंगे 1/72 गुने क्या कर देंगे 34, 56 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से कट जाएगा क्या, छोड़िए 12 से हम नहीं कटाते हैं, पहले 2 से कटा देते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूना का 6, ठीक है। अच्छा फिर 3 से कटा देगा 5 2 7 दोनों 3 से कट जाए, 3 8 24, 3 से कटाएंगे तो 3 3 का 9, 3 8 24 और 3 चौके 12, ठीक है। 8 से कटा देते हैं आपकी बार, 8 चौका 32 हो जाएगा ना, 8 चौका 32, 32 अच्छा 8 8 64, यानी हमारा क्या हो जाएगा 48 ट्रक हो जाएगा। कितने ट्रकों में इतने बोरे लादे सकते, इतने बोरे कितने ट्रक में 48 ट्रक में लादे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कटाने वाली बात है, आप यहाँ अपने हिसाब से स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, बोरिंग फील लगे तो, है ना। फिर भी मैंने आपको काट कर दिखा दिया। अब डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था कि इतना हो जाएगा, है ना, समय बचाने के लिए, लेकिन मन कर दिया काटने के लिए काट दिए, ठीक है। चलिए बुरा मत मानिएगा कि टाइम पास कर रहे हैं, है ना, ठीक है। किसी की स्पीड कम होती है भाई, किसी की ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी कटा देते हैं। मुझे जिस तरह लगा मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 12 नंबर का एक मजदूर ने पहले 45 रुपये, दूसरे दिन एक मजदूर ने पहले दिन देखिए क्या बोल रहा है, एक मजदूर पहले दिन जो है ना 45 रुपया अर्जित करता है, ठीक है। दूसरे दिन 42 रुपया 50 पैसा, 42 रुपया 50 पैसा ये दूसरे दिन, ठीक है। और फिर तीसरे दिन क्या करता है, कितना रुपया अर्जित करता है 51 रुपया 25 पैसा। कह रहा है कि उसने कुल कितने मुद्रा अर्जित की। तो ये जोड़ देंगे, ये 75 हो जाएगा, 50 25 75, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 4 8 5 13 हो जाएगा, 138 रुपया 75 पैसा उसने कुल रुपया अर्जित किए, ठीक है। ये तो जोड़ने वाली बात थी। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखते हैं। सॉरी दोस्त। चलिए 13 नंबर देखते हैं, थोड़ा लाइट और कम करते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है आपका कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, उसका आयतन हम पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, कितना नंबर है 13 नंबर। घन का आयतन बराबर हम जानते हैं भुजा क्यूब होता है ना, तो भुजा 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब कर दीजिए 125 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। चलिए आयतन हो गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a²
ए जहाँ भुजा है तो 6 गुने 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुने 25 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150 होता है ना, इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला है। कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर देना है? मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा 5/18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो क्या लिख देंगे? 36 गुने 5/18 से गुना कर दीजिए, सिंपल। 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सरल करना है। 5 पूर्णांक दिया है 1/4 प्लस 3 पूर्णांक 1/8 भाग दिया हुआ है 1 पूर्णांक 1/4 माइनस फिर दिया है 1 पूर्णांक 1/4 का बोल रहा है, का बोल रहा है, ठीक है। तो 2 पूर्णांक 1/4 दिया। तो सबसे पहले हम का तर अटैक करेंगे, इसको कर देते हैं 5 चौका 20 21/4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 24 1 25/8 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4 1 5/4 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4 5/4। अब इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। 4 दूना 8 1 9 बटा क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, पहले इसकी क्रिया हो गया। अब हम किसकी क्रिया करेंगे? भाग की क्रिया करेंगे। तो 21/4 अब प्लस क्या कर देंगे भाई? 25/8 है तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको चेंज हो जाएगा, ये पलट जाएगा। इसमें हम गुना कर देते हैं। तो गुना करने 5 9 में 9 बचा 45/4 चूँकि 16 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट देंगे, कटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 5 बचा 25 हो जाएगा, 5/2 भरा ला यहाँ करते हैं। तो ये हमारा क्या आया? 21/4 और प्लस 5/2 आ गया ना, 5/2 माइनस 45 कितना आया? 45/16 आया, ठीक है। अब हम सिंपल इसका क्या कर देंगे? जोड़ घटाव कर देना है तो 16 सबका ये हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो 4 दूना 8 84 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 45 घटा देंगे, जोड़ कर पहले घटा लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, 124 में से 45 घटा लेंगे 16, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गया, 9 5 14, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 होगा, 79/16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूर्णांक में देना चाहते हैं तो इसलिए दे सकते हैं। 16 चौका 64 होता है ना, 64 गो इसमें से घटाएंगे तो 15 गो बचेगा। 64 15 79, 4 पूर्णांक 15/16 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्या कहता है? धोत धोत तुम्हारे मंदिर दया तुहरा 16 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 16 नंबर दिया हुआ है आपका, निम्नांकित में से किसके दो छोर अंत बिंदु, यानी दो छोर मतलब अंत बिंदु होते हैं। निम्नांकित में से किनके दो छोर यानी अंत बिंदु होते हैं? कौन नंबर दिया हुआ है आपका? कौन नंबर दिया है? रेखा। कौन नंबर? रेखा दिया हुआ है। कौन नंबर क्या दिया हुआ है बता दीजिए? किरण दिया हुआ है, किरण। अच्छा, ग नंबर देखिए तो रेखा खंड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? रेखा खंड दिया है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, घ नंबर दिया हुआ है, तल दिया है, तल है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किनके दो छोर होते हैं, तो हमने रेखा का बताया है। रेखा को क्या बताया है? रेखा का हमने ज्यामिति चैप्टर में बताया है पहले ही। रेखा किसे कहते हैं? जिनके दोनों किनारे असीमित होते हैं उन्हें रेखा कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किरण किसे कहते हैं? जिनमें एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है।
देखिए इसमें दोनों अनिश्चित है, तीर मार दिया तो कहीं तक भी जा सकता है। समझ रहे हैं बात? तीर का मतलब क्या हुआ कि कहीं तक भी ये जा सकता है, और किरण का मतलब एक ही तरफ जाएगा, एक तरफ निश्चित रहेगा। रेखाखंड का मतलब दोनों तरफ निश्चित रहेगा, इस तरह से। या यहाँ बिंदु दे दीजिए, ये निश्चित हो गया, ये जइबे नहीं करेगा आप कहीं, इतना ही में सीमित हो गया। और तल का मतलब ये किसी भी तल में हो जाता है, तो तल का तो कोई निर्धारण ही नहीं है, तल कितना भी आप खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। तो हमारा कह रहा है कि इसका निर्धारण क्या हो रहा है, निर्धारण हमारा रेखाखंड का हो रहा है। निर्धारण हमारा जो रेखाखंड है, अंत बिंदु रेखाखंड में ही होते हैं, जो कि मैंने ज्यामिति चैप्टर में बताया। रेखाखंड में ही दोनों बिंदु क्या होते हैं, अंत हो जाते हैं। तो ये हमारा रेखाखंड होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किनके दो छोर यानी अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ख नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी ये 1 नंबर है, 2 नंबर दिया है। 2 नंबर का कौन नंबर देखिए क्या दिया है। 2 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें कागज के टुकड़ों पर खींचा जा सकता है। निम्नांकित में से किन्हें कागज के टुकड़ों पर खींचा जा सकता है। ये तो हमारा तल होता है, तो ये अनंत तल हो सकता है, तल भी हमारा अनंत होता है, ठीक है। तो इसमें रेखाखंड ये सीमित नहीं होते हैं, तो तल में भी हमारा हो जाएगा। तल पर हम चर्चा नहीं किए, तो ये समझ लीजिएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें कागज के टुकड़ों पर खींचा जा सकता है। अच्छा एक बात बताते हैं, पहला दिया है रेखा, दिया है रेखा किरण रेखाखंड तल, यही ऑप्शन दिया है, ये भी ऑप्शन दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कागज का एक टुकड़ा है, ठीक है, कागज का एक टुकड़ा है, ठीक है, समझिएगा। कागज के टुकड़ा है, कह रहा है कि रेखा जो है, रेखा को कागज के टुकड़ा पर हम खींच सकते हैं। रेखा क्या होता है, रेखा दोनों किनारे असीमित होता है, दोनों किनारे असीमित होता है रेखा। अगर रेखा का हम इसमें निर्धारण करें तो ये कागज के टुकड़ा पर सीमित नहीं रह सकता है भाई साहब, ये कागज के टुकड़ा पर सीमित नहीं रह सकता है। जबकि कागज के टुकड़ा ये जो है, ये वाला कागज जो है ये सीमित होता है, ये क्या होता है, सीमित होता है। और रेखा जो होता है उसको हम खींचेंगे तो ये रेखा का अंत ही नहीं है, ये कागज के टुकड़े से भी बाहर जाने का प्रयास करेगा, ये भी प्रयास करेगा कि हम बाहर चले जाएं। लेकिन कागज के टुकड़ा बोल रहा है कि नहीं हम सीमित रहेंगे, सीमित रखेंगे तुमको। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं हम सीमित नहीं रहेंगे, हम आगे भागेंगे, तुमसे निकल कर आगे भागेंगे। तो ये तो निर्धारित हो ही नहीं सकता है, ये कागज की रेखा पर ये सीमित रहेगा नहीं, ये कहेगा हम बाहर जाएंगे, ये कहेगा कि हम जाने नहीं देंगे। तो गलत बात है, ये तो कागज पर निर्धारण ही नहीं हो सकता है रेखा का, ठीक है। किरण की बात करें तो किरण में तो ठीक है, किरण में कागज का एक टुकड़ा बोल रहा है कि ठीक है तुम मेरे अंत बिंदु से किसी भी बिंदु से अंत कर लो। लेकिन जो रेखा का किरण का जो फीचर होता है, किरण का जो क्या बोलते हैं उसको, गुण होता है, वो कहता है कि हम तुम्हारे एक किनारे पर कागज जो है, कागज तुम्हारे एक किनारे पर हम क्या सीमित हो सकते हैं, लेकिन दूसरे किनारा जो है तुम मेरे को सीमित नहीं कर सकते हो। मैं भाग जाऊंगा, यहाँ से छेदत छादत निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो है किरण हमेशा एक बिंदु निश्चित होता है, तो निश्चित कागज का एक बिंदु हो सकता है, कागज का एक किनारा तो निश्चित हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम रेखा खींचे तो ये तो निश्चित नहीं है, ये तो बाहर जा सकता है, तो इसका भी निर्धारण नहीं हो सकता है, इसका भी निर्धारण नहीं हो सकता है। रह गई बात रेखाखंड की, तो रेखाखंड का अंतिम कागज के दोनों बिंदु पर निश्चित होता है, कहीं ना कहीं रेखाखंड निश्चित होगा। तो जितना दूर तक कागज रहेगा उतना दूर तक वो निश्चित हो जाएगा, और वो क्या कहा जाएगा, रेखाखंड कहा जाएगा। चूँकि कागज के अंतिम दोनों छोर पर हमारा क्या सीमित हो गया है। तो जब सीमित हो गया, ये आगे जाने की हिम्मत नहीं है, आगे जाने की इसको हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सीमित हो गया, कागज इतना ही दूर में है। तो इतना ही दूर में अगर सीमित हो जाए तो भी ये रेखाखंड होगा, अगर इतना ही दूर में ये सीमित हो जाए तो रेखाखंड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसमें केवल और केवल क्या हो जाएगा, ख नंबर जो है, ख का निर्धारण नहीं हो सकता है, क का भी निर्धारण नहीं हो सकता है, ग का निर्धारण बिल्कुल हो सकता है क्योंकि निश्चित हो जाएगा। तल का कोई निश्चित बिंदु नहीं है, कागज पर तल, ऐसे मान लीजिए कागज है, इसी में हम खींचते हैं, ये तल हो गया, तो ये तल बना ना, तो ये तल तो बाहर चल जा सकता है ना, तल का तो लंबाई की निश्चित होते नहीं है, कितना ही बड़ा तल हम खींच सकते हैं,
एक्स वाई अक्ष वाई कितना हो बड़ा हम तल खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अस्थिर नहीं रहेगा, ये भी छेदत छेदत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ आए। तो कागज पर किसका निर्धारण हो सकता है, ये केवल और केवल रेखाखंड का ही निर्धारण हो सकता है, अन्यथा और किसी का नहीं दिए गए ऑप्शन में, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्या है, आई होप आप जानते होंगे, लेकिन मैंने फोर्स कर दिया इस क्वेश्चन पर, ताकि हो सकता है कहीं आपको कन्फ्यूज़न लगे, आपको दिक्कत लगे, तो आप समझ पाएँ, है ना। चलिए दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या आप मान सकते हैं रिक्वेस्ट? आई होप आप ज़रूर मानते होंगे मुझे मानते होंगे, तो रिक्वेस्ट काहे नहीं मानेंगे, आप ज़रूर मानेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा कमेंट करके, है ना, बस और कुछ नहीं। चलिए 17 नंबर, इच्छा हो तो, इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। चलिए 17 नंबर दिया हुआ है, नीचे एक वृत्त दी गई है। वृत्त कुछ इस प्रकार से है, आप भी देख सकते हैं अपने बुक में, और ये ऐसे दिया हुआ है ना, और ये ऐसे दिया, एक सेकेंड, ये आपका ऐसे दिया हुआ है और फिर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें कौन नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम बताएं। ये ओ दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। वृत्त के सभी त्रिज्याओं का, तो मान लेते हैं ये केंद्र है, ओ जो है केंद्र है, तो इसमें त्रिज्या देख लेंगे। एक त्रिज्या कौन सा है, ओ ए लिख सकते हैं, चाहे ए ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिज्या ओ है, फिर एक त्रिज्या क्या है, ओ डी है, फिर एक त्रिज्या क्या है, ओ बी है, फिर एक त्रिज्या क्या है, ओ सी है। तो ये 4 त्रिज्या हमें दिख रही है, बाकी तो त्रिज्या है नहीं, तो बस 4 त्रिज्या है हमारा। तो त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्याओं के नाम बताएं, तो नाम ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी, कन्फर्म। ख नंबर बोल रहा है, ख नंबर क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ डी ओ बी ओ सी ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के सभी व्यास का नाम बताइए, तो वृत्त का व्यास कौन कौन से हैं इसमें। वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि के दोनों किनारों पर टच करें, साथ ही साथ केंद्र को भी टच करें। तो इस तरह का व्यास कौन सा हो रहा है, एक एडी हो रहा है, एक क्या हो रहा है, एडी हो रहा है, उसके बाद क्या है, एक ये वाला है, ये ना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी या बी सी, जो लिखना है लिख सकते हैं, बी सी या सी बी, बस हो गया। और कुछ तो करना नहीं है, केवल व्यास का नाम पूछना है। ये दिया है, इससे कोई बहस नहीं है, दिया होगा, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। एक वृत्ताकार ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखें। अब लीजिए, आयताकार वस्तु का आयतन, कोई भी आयताकार वस्तु होगा तो सीधी सी बात है घनाभ हो जाएगा, क्योंकि आयताकार लंबाई चौड़ाई हो जाएगा तो आयत हो जाएगा। और जैसे उसका आयतन पूछ दिए तो उसमें ऊंचाई भी होगा, तो हम क्या कर देते हैं, आयतन बराबर बताइए ना क्या होता है, घनाभ, वो शेप जो बनेगा घनाभ हो जाएगा। तो घनाभाकार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यही तो सूत्र केवल बता देना, तो यही सूत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर देखिए अब क्या बोलता है। 19 नंबर कह रहा है, एक कार 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की गति क्या होता है, गति बराबर क्या होता है, गति बराबर, गति कहिए, स्पीड कहिए, चाल कहिए, वेग कहिए, जो कहने का है। चलिए तो कार की गति क्या होती है, हम गति बराबर जानते हैं दूरी बटा क्या, समय होता है। दूरी कितना है, दूरी 50 किलोमीटर है, और समय कितना है, 1 घंटा है, 1 आवर है, तो हम कुल मिलाकर क्या कर देते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, यहीं इसकी चाल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब समझ गए हैं। चलिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 500 अंडे बिक्री करने के लिए खरीदे, उसने उनमें से 10% अंडे टूटे मिले, कितने अंडे टूटे पाएगा। तो सिंपल कर देना है, 500 का निकालना दीजिए, 500 का 10% टूटे हुए हैं, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 अंडे क्या है, टूटे हुए हैं, 50 अंडे टूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, 21 नंबर देखते हैं ना। 21 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं।
21 नंबर समझ में तो आ रहा है ना दोस्त? कोनो दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए थोड़ा लाइट हम कम करें क्या, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। चलिए 21 नंबर क्या कह रहा है, दिया हुआ है एक इंजन 1 घंटे में कितने घंटा में, 1 घंटा 1 आवर लिख सकते हैं। 1 आवर में कितना पानी लीटर बाहर निकालता है? 84,500 लीटर क्या निकालता है? 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो बोल रहा है कि 12 घंटा में कितना पानी को बाहर निकाल देगा। सिंपल 12 गुने 84,500 लीटर कर देंगे। कोनो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इतना बाहर पानी निकालेगा तो हम गुना कर देंगे। तो 12 पचे 60 होगा ना, और 12 चौक 48 गो और 6 गो 54 के 4 5 हाथ में, अब 12 बटे 96 गो और 5 गो कितना होता है जी? 96 को 5 गो 101 होता है ना, और इस पर डबल जीरो बैठा देंगे। इतना लीटर पानी बाहर निकालेगा, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 14,000 लीटर पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शन जो दिया है ना, बिल्कुल बेतुका दिया है, बेवकूफ़ की तरह दिया हुआ है। आंसर को मत जाइएगा, ठीक है? बहुत बेतुका आंसर दिया हुआ है, बहुत गलत बात है। इस सिंपल सी बात है भाई साहब कि 1 घंटा में इतना निकालता है तो 12 घंटा में कितना यही निकालेगा। आंसर पर जाइएगा, वो घबरा जाइएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। आंसर बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक बास्केटबॉल की टीम जितने मैच में हारी उसे 4 अधिक मैचों में विजयी हुई। ठीक है, एक बास्केट के बॉल के टीम में जितने मैचों में हारी, एक टीम ने जितने मैचों में हारी उससे 4 अधिक मैचों में विजयी हुई। ठीक है, यदि वह मैचों में 3/5 भाग में विजयी हुई तो उसने कुल कितने मैच खेले? तो हम मान लेते हैं कि उसने मैच कितना खेला। माना कि उसने मैच खेली, कितनी खेली बताइए? मैच खेली x, ठीक है, मैच खेली x, और हारा कितना मैच कितने हारा? y मैच हार गया। मान लेते हैं y मैच हार गया। तो जब y मैच हारा है तो कह रहा है कि उसने जितने मैच हारी है, मतलब जितने मैच हारी है, मान लेते हैं कि उसने x मैच खेला है, सॉरी x मैच खेला है, ठीक है, और हारा है y मैच, और कह रहा है कि जितना मैच हारा है ना उससे 4 अधिक जीता है। तो हारा है y तो जीता कितना होगा? हारने से 4 अधिक जीतेगा, जिस तरह से बोल रहा है। तो y + 4 क्या है? मैच उसने जीता है, तब कह रहा है कि 4 जीता है। तो यदि वह मैचों के 3/5 भाग में विजयी हुई, अगर उसने मैचों के 3/5 भाग में विजयी हुई तो जीता या विजयी यह ना हो सकता है, जीता है या विजयी हुआ है, तो इतना हुआ है। अब बोल रहा है कि उसने मैचों के 3/5, तो मैच हमारा कितना है x, तो x बट्टा मैचों के 3/5, तो x गुने 3/5 करेंगे, x का 3/5, मैचों के कुल मैचों की संख्या x है, तो मैचों के 3/5 भाग में विजयी हुआ, तो विजयी हमारा क्या है? इसका भाग बराबर ये विजयी हुआ, और ये विजयी का भाग हमारा क्या है? एक y + 4 है, इसको हम बराबर कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा? 3x अब बटा 5 कर देंगे, ये तो वही है मान लीजिए। तो हमारा 3x हो जाएगा, इधर हम गुना कर देंगे तो ये 5 गुना करेगा तो 5y हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे होंगे आप। 3x माइनस इसको कर देंगे 5y, अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये पहला कंडीशन है, जिस तरह से कह रहा है कि मैचों का 3/5 भाग विजयी हुआ है, तो ये भी विजयी वाला है, ये भी विजयी वाला है, ठीक है। तो विजयी बराबर विजयी कर देंगे, जीत बराबर जीत कर देंगे। अब रह गई बात हार में। अगर उसने 3/5 जीता है या विजयी हुआ है तो कितना भाग हारा होगा? मान लेते हैं मैच x है, सॉरी, जब भी भाग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 में से घटाते हैं, तो शेष कितना भाग हारा होगा?
3/5 जीता है तो 2/5 हारा होगा। इसका अंतर करके हम कर लेते हैं या फिर 1 में से घटा लेते हैं तो हमारा आ जाता है शेष। तो इतना भाग जो है वो क्या किया होगा, मैच का इतना भाग उसने क्या होगा, हारा होगा। अगर जीता है 3/5 भाग तो हारा होगा 2/5 भाग, सिंपल सी बात है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में, लघुत्तम महत्तम चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह का चैप्टर आप देखिएगा लघुत्तम महत्तम में, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो कह रहा है कि 3/5 जीता है तो 2/5 हारा होगा। तो कुल मैच का कितना हारा, कुल मैच x है, x का कितना हारा है बताइए, 2/5 हारा है ना, x का 2/5 हारा है। और ये हारने का संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, मैंने माना कि y हारा है तो ये y के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर देंगे बताइए, इसको करेंगे तो हमारा क्या, इससे इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5y, यही ना होगा, ये 2x ये 5y। इसको सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन 2x माइनस 5y कर देंगे और ये बराबर 0 होगा। इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से चलें, 1 एंड 2 से, समझिएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इक्वेशन 1 क्या है बताइए, 3x और माइनस 5y है, यही ना है, अब बराबर 20 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x और माइनस 5y अब बराबर क्या है, 0 है। तो सिंपल हम इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये घटेगा तो केवल x बचेगा और ये घटेगा तो 20 बचेगा। तो x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था बता दीजिए, x हमने माना था कि माना उसने कितने मैच खेला है, x मैच खेला है। तो x मैच जब खेल दिया है तो हमारा मैचों की संख्या ना निकालना है, बोला है कि कितने मैच खेला है तो मैच की संख्या निकाल देना है। तो मैच की संख्या हमारा क्या, 20 निकल गई। आई होप आप समझ गए, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार देख लीजिए, रिपीट करके समझ लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैचों की संख्या क्या हो जाएगी, x। अगर पूछे कि वो कितने मैच में हारा है, अगर पूछे कितने मैच में हारा है तो इस समीकरण से 1 में या 2 में मान रख देंगे x का, पता चल जाएगा कि कितने मैच में हारा है और कितने मैच में जीता है, ठीक है। तो यहाँ से y जब मान निकलेगा तो हार वाली मैच निकल जाएगी, कितने मैच में हारा है और कितने मैच में जीता है, y+4 जीता होगा मैच, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये सब पूछा नहीं है तो फालतू के कायदा निकाला। चलिए कन्फर्म है, थोड़ा सा लाइट और कम कर देगा हम। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 23 नंबर देखिए क्या कहता है। 23 नंबर दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। 30 डिग्री सेल्सियस को क्या बदलना है, किस में बदलना है बताइए, डिग्री से हम जानते हैं। इसके पहले ठीक 1 नंबर इसी का सैनिक प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का 1 नंबर मॉडल सेट, ये 4 नंबर है ना, 1 नंबर मॉडल सेट में जाकर देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, इसके लिए हम 9C मतलब 9 डिग्री सेल्सियस, C का मतलब सेल्सियस जो मान दिया होगा, अब बटा कर देते हैं 5 और प्लस 32 जोड़ देते हैं, 32 डिग्री जोड़ देते हैं, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जोड़ना निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल फ़ारेनहाइट का जो मान दिया है उसमें से 32 डिग्री घटा लेते हैं और बटा क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं 5 और बटा कर देते हैं 9। इसका संबंध मैंने उसी में बताया, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला का हम इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। तो पहला क्या दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि क नंबर 23 का क जो दिया हुआ है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो इसका प्रयोग करेंगे, यानी ये नंबर 9C/5 आप प्लस 32 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 9C का मान कितना दिया है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है ना, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, यहाँ तो C की जगह 32 डिग्री रख देंगे, ये 5 कर देंगे
और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 32 को जोड़ देंगे। ठीक है, 5 से कटाएंगे, 5 छक्का 30, 9 छक 54 हो जाएगा, 54 डिग्री ये हो जाएगा, 32 डिग्री ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 2 6 होगा, 5 3 8 86 डिग्री क्या हो जाएगा। अभी ये फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर लिख सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर लिख सकते हैं ये, और डिग्री सेल्सियस बराबर लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क नंबर तो हो गया, ख नंबर देखते हैं। ख नंबर कह रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करें। तो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला हम अगर जानते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 डिग्री का हटा लेंगे। अरे हम इसी में प्रयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है ना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ के जगह पर इसमें से 32 डिग्री का हटा लेंगे। अब बटा क्या कर देंगे 9, आइए तो ऊपर गुना 5 है ना। चलिए 95 से 32 घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 63 डिग्री। आइए तो गुना में है 5 डिग्री, अब बटा क्या 9 हो जाएगा, 9 7 63, 7 बचे 35 डिग्री। ये क्या हो जाएगा सेल्सियस होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। तो ये सेल्सियस में 35 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर दिया हुआ है आपका कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा एवं उदाहरण के साथ लिखें। तो लिख लीजिए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, 1 नंबर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा आप विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा लिख लीजिएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु। सब तो मैंने बताया है, ज्यामिति चैप्टर देखिएगा, सब बताया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे डिनोट कर लीजिएगा, ABCD नाम दे दीजिएगा, तो ये वाला हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, सब टेढ़ी मेढ़ी दिखे, मतलब सबकी लंबाई अलग अलग हो, ये सबकी लंबाई अलग है, ABC, तो ये क्या हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो या बराबर ना हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है या बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और ऐसे डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप समझ गए। नहीं विशेष जानने के लिए आप देख लीजिएगा ज्यामिति चैप्टर। 25 नंबर देखते हैं। ऐसा बात नहीं है, आप तो बिल्कुल जानते होंगे। चलिए 25 नंबर क्या कहता है, कौन सा खेल का मैदान बड़ा है, एक जिसकी माप कह रहा है कि कौन सा खेल का मैदान बड़ा है, एक जिसकी माप 120 मीटर और 52 मीटर है। अच्छा, तो लंबाई चौड़ाई दिया है तो सिंपल सी बात आयताकार होगा, या दूसरी जिसकी माप 112 मीटर और 63 मीटर है। तो सिंपल सी बात है, ये आयत की ही बात कर रहा है, तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर देख लेंगे। पहला का जो दिया है, क्या दिया है, पहला का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 120 लंबाई हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ए हो गया। एक का हम निकाल लेंगे, कौन सी निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो 120 लंबाई होगा और चौड़ाई हमारा क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 52, तो इसको गुना कर लेंगे, देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। इसका देखिए तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60 2 62, माने 6240 अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 12 देख लेना है तो क्षेत्रफल से निकाल कर देख सकते हैं, परिमाप से भी देख सकते हैं, क्षेत्रफल ही ठीक रहेगा, उचित रहेगा। क्षेत्रफल क्या कहता है,
दूसरा वाला जो दिया है, दूसरा वाला की लंबाई 112 है और 63 है, यही ना दिया है। तो हम इसको गुना कर लेते हैं, 112 में 63 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 112 336 हो गया क्या, 336 और 72 यानी 672 ये हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, 6 70 56 आएगा, शायद गुना कर लीजिएगा, 70 56 आएगा मेरे ख्याल से। 6 3 2 5 7 3 10 6 1 7, ठीक है, 70 56 मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए किसका बड़ा है, ये बड़ा है कि ये है, ये 7056 है, ये 6240 है। तो बड़ा तो मुझे यही दिख रहा है, दूसरा बड़ा है, ठीक है। दूसरा खेत का मैदान जो है वो बड़ा है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्या दिया हुआ है जी, चलिए 26 नंबर आपका दिया है कि अभिराम, चंदन एवं राजीव की आयु 12 13 और 14 वर्ष है। उन लोगों की आयु का औसत 13 वर्ष है, अच्छी बात है। 10 वर्ष बाद उन लोगों की आयु का औसत क्या होगा, 30 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं, एक बोलते हैं लॉन्ग प्रोसेस कैसे हो सकता है। लॉन्ग प्रोसेस ये होगा कि देखिए जितने भी क्या क्या दिया है, अभिराम दिया है, नाम लिख देते हैं, अभिराम दिया है, चंदन दिया है, अभिराम चंदन, उसके बाद राजीव दिया है, यही ना दिया है। बोल रहा है इसका उमरिया कितना है, इसकी उमरिया है 12, इसके उमरिया है 13 और इसके उमरिया है 14, तीनों का उम्र दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि उन लोगों की आयु का औसत, इसका औसत भी दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 वर्ष, कोनो दिक्कत नहीं है। 13 वर्ष औसत दिया है तो सिंपल हम कर देंगे 13 में, थोड़ा और लाइट बढ़ा दें, ठीक है, कोनो दिक्कत, चलिए ठीक है। 13 वर्ष इसका औसत दे दिया है, तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसका औसत आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद उन लोगों का औसत आयु क्या है, तो 13 वर्ष उसका तीनों का औसत दिया हुआ है, तो 10 वर्ष बाद औसत में 9 कह रहा है, तो 10 वर्ष औसत कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। 10 वर्षों बाद इसका औसत क्या है, 23 वर्ष। फिर कह रहा है कि 30 वर्ष बाद इसका औसत क्या हो जाएगा, तो 13 वर्ष में 30 वर्ष जोड़ दीजिए, 43 वर्ष हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का यही होना चाहिए, यही होगा, लेकिन दूसरी तरीक़े से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर अभिराम आज 12 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 12 10 22 वर्ष का हो जाएगा। ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 13 10 23 वर्ष का हो जाएगा। फिर ये कितना वर्ष का होगा, 14 10 24 वर्ष का होगा ना। इन सबको जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे, आपका 23 आ जाएगा। जोड़ते हैं, 3 2 5 4 9 हो जाएगा ना, 3 दूना का 6 हो गया, 69 टोटल तीनों का योग हो गया 10 वर्ष बाद का। अब इसका औसत निकालना है, कुल योग हमारा आयु का कुल योग, आयु नहीं आयु का कुल योग 69 हो गया, 69 वर्ष। तो 69 में हम क्या कर देंगे, 69 में 3 से भाग दें, चूँकि तीनों का योग है, तो 23 3 69 होगा ना, तो 23 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से भी हमारा 23 आ रहा है 10 वर्ष बाद। अगर 30 वर्ष बाद कहता है तो इसमें 30 जोड़ देंगे, इसमें 30 इसमें 30, तीनों को जोड़कर फिर 3 से भाग देते हैं तो आपका 43 वर्ष आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो जब दे दिया है हमारा औसत दे दिया है तो केवल औसत में हम जोड़ देंगे, कितने वर्ष बाद पूछ रहे हैं, काम बन जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या दिया है, एक आयत की भुजाएं 5:2 है और उनका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। भुजाएं ज्ञात कर, मान लेते हैं भुजा क्या है, माना भुजा बराबर क्रमशः दिया हुआ है 5, रेशियो जो दिया है ना उसको हम भुजा मान लेते हैं। तो भुजा बराबर क्या है, 5x और 2x है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 90 वर्ग मीटर दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 5x गुना 2x कर देंगे बराबर 90। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटा
5 गुना 2 या 5 दूना 10, इसको काट देंगे 9 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। x बराबर 3 हो गया तो एक्चुअली में हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई ये वाला है 5x, तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा। अच्छा चौड़ाई कितना हो जाएगा एक्चुअली में, चौड़ाई 2x है ना, 2 गुना x कितना है 3, 3 दूना का 6, ये हमारा लंबाई ये चौड़ाई। तो बोल क्या रहा है हमारा, तो भुजाएं ज्ञात करें, 15 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा 15 6 हो जाएगा। आई होप आप नहीं समझ रहे हैं, चलिए मतलब समझ रहे हैं। ओके 28 नंबर देखते हैं। बबुआ छाप क्वेश्चन है सब, कौन छाप बबुआ छाप। चलिए 28 नंबर कह रहा है, स्केच चेंज करें क्या दोस्त, रहने दें। चलिए एक वस्तु 420 रुपये में 12% लाभ पर लेकर बेची गई, तो वस्तु का खरीदारी निकाल देना है, कितने में खरीदी गई थी। अच्छी बात है, इतना में बेची गई विक्रय मूल्य दिया होता है, क्रय मूल्य हम नहीं जानते हैं, क्रय मूल्य बराबर बताइए ना क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने दिया 420, विक्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा कहाँ क्रिया करते हैं, नीचे क्रिया करेंगे तो क्या है, इसमें लाभ हुआ है तो 100 में कितना जोड़ देंगे 12% जोड़ देंगे, यही हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। हम इसकी चेंज करते हैं दोस्त, ये है 420, अब दिख रहा है क्या, ठीक ही है। चलिए 120, ये 100 हो जाएगा और ये कितना 112 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम कटा देंगे क्या, कितना बार में कट जाएगा, 2 4, 2 से कटाइए, 2 5 10 हो जाएगा ना, और 2 5 10 और 2 6 12, 2 से कटाएंगे इतना हो जाएगा, 7 से 7 8 56, 7 तरीके 21 30 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देते हैं कैसे, 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8, और 4 से कटाएंगे तो 25 चौका 100, 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 25 से गुना कर देंगे जो आएगा 70, 15 5 75 के 5, 7 में 7 15 और 7 15 7 32 होता है क्या, 325, ये मीटर नहीं ना है जी, 325 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए गलती कर दिए हैं क्या जी, गुना 25 25 125 के 5 हाथ में 12 न होगा जी, बहुत गलती। अब 25 हुआ, 12 को जोड़ देना है, ये करना है, 5 2 7 75 37 होगा, 375 रुपया होगा, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं साहब, जनाब माफ़ कर दीजिए ना। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें, क नंबर क्या दिया है बताइए। क नंबर साधारण ब्याज का फॉर्मूला जाता है मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है, तो मूलधन दिया है, देखिए 1000 मूलधन दिया है, 2 वर्ष दिया है, समय 7 वर्ष दिया, 7% वार्षिक दिया है, ठीक है। 100 से भाग कर देते हैं, ये कट जाएगा, 10 दूना 20 सत्ते 140 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो क का ये आंसर होगा। ख का आंसर देखते हैं, ख का मूलधन हमारा क्या दिया है 2200 रुपया, गुना 6 मास दिया है, मतलब महीना दिया है, तो इसको वर्ष में 12 से भाग कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए ये 4 दिया है दर, तो 100 तो रहता है फार्मूला का, ये 12 कर देंगे, 6/12, तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते दीजिए हमको, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 22 दूना 44 रुपया हो जाएगा ना। 44 रुपया क्या होगा बताइए, 44 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आई होप समझ गए हैं। तो 140 और 44 आपका आंसर हो जाएगा 29 का। अब 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर दिया हुआ है आपका कि सुश्री गुरमीत कौर ने आकर्ष बुक डिपो दरभंगा से निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी गई वस्तुओं का बिल तैयार कीजिए और यह भी बताइए कि उन्हें राय जी को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें राय जी जो है ना वो विक्रेता है, ध्यान दीजिएगा, राय जी जो है वो विक्रेता है, जो किसके, जो कि आकर्ष बुक डिपो दरभंगा के विक्रेता है, ठीक है। इस दुकान के ये विक्रेता है, मालिक हैं, और ख़रीदार कौन है, सुश्री गुरमीत कौर,
ठीक है, सुश्री गुरमीत कौर। तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं विक्रेता कौन है जी। विक्रेता कौन है, देखिए तो विक्रेता में हम ऐसे लिख सकते हैं, विक्रेता में इसके चावा क्या है, ऐसे धुंधला चल रहा है जी। विक्रेता में हम लिख सकते हैं किसको, राय जी को। राय जी का नाम दे सकते हैं, राय जी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके दुकान का भी नाम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। दुकान का नाम क्या दिया है, आकर्ष बुक डिपो दरभंगा। आकर्ष काम करते हैं, दूसरे स्केच का प्रयोग करते हैं। आकर्ष बुक, दिख रहा है क्या दोस्तों, आकर्ष बुक डिपो। आकर्ष बुक डिपो कहाँ पे है, दरभंगा। आकर्ष बुक डिपो दरभंगा है, ठीक है। आकर्ष बुक डिपो दरभंगा का है। ये होगा विक्रेता। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेता। क्रेता कौन है जी, क्रेता की बात करें, खरीदने वाला। खरीदने वाला है आपका सुश्री गुरमीत कौर जी हैं, सुश्री गुरमीत कौर, ये होगा, ठीक है। ये तो हमारे क्रेता विक्रेता की बात हो गई। अब बात करते हैं वस्तु क्या क्या है। तो सबसे वस्तु की सूची बनाते हैं, क्रम संख्या लिख देते हैं, ठीक है। वस्तु लिखते हैं कौन कौन सी वस्तु खरीदी जा रही है, ठीक है। परिमाण लिख रहे हैं कि कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, ठीक है। दर लिख दे रहे हैं कि किस दर से वस्तु खरीदी जा रही है। और कुल मूल्य लिख देते हैं, कुल मूल्य लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। क्रम संख्या हम देख लेते हैं, 1 नंबर क्या है। क्रम संख्या 1 नंबर पर हम अगर रखें वस्तु का नाम, तो पहले वाला में देखिए 125 रुपये प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट सेंचुरी कागज। तो हम लिख सकते हैं सेंचुरी कागज। क्या लिख सकते हैं, सेंचुरी कागज हम दे सकते हैं, कागज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 नंबर में अगर हम देना चाहें तो देखिएगा क्वेश्चन में 5 रुपये प्रति पीस की दर से 2 दर्जन कलम। तो कलम भी हम लिख सकते हैं, वस्तु में कलम आ जाएगा। 3 नंबर दिया हुआ है आपका 2 रुपये प्रति पीस की दर से 5 दर्जन पेंसिल। पेंसिल बोल रहा है, तो पेंसिल हम वस्तु हो गई। अच्छा, 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर किसकी खरीदारी कर रहा है। 105 रुपये प्रति पीस की दर से 5 पीस कंप्यूटर की पुस्तक। क्या, कंप्यूटर की पुस्तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर क्या दिया हुआ है कि 405 रुपये प्रति पीस की दर से 2 पीस ऑक्सफोर्ड हिंदी टू इंग्लिश शब्दकोश। ऑक्सफोर्ड लिख सकते हैं, क्या, ऑक्सफोर्ड हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी कहिए, शब्दकोश कहिए, डिक्शनरी कहिए या शब्दकोश कहिए, ठीक है। चलिए, ये शब्दकोश खरीदा है, 5वां नंबर। अब हम इसको क्या कर देते हैं, परिमाण दे देते हैं। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, देखिए आपके बनाने के ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमारा क्रम है जी, ये परिमाण हो गया, ये रहा दर, ये रहा कुल मूल्य, ठीक है। इसको हम ऐसे टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, है ना, दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा और हम प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पढ़िएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत। ये देखिए बीजक पेन तैयार हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे कर दीजिए, फिर एक बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है, दिनांक लिख सकते हैं, बीजक संख्या भी लिख सकते हैं, कितना नंबर बिल है ये। तो मान लेते हैं 1 नंबर है, ठीक है। पहले ये खरीदार मिल गया। चलिए दिनांक हम मान लेते हैं, आज का डेट डाल दे क्या, आज कितना तारीख है जी, 19 तारीख है क्या। चलिए 19 हम डाल देते हैं,
और ये 5/2021 है। ठीक है, हम मान लेते हैं, यही डेट डाल देते हैं। अरे बाबा। ठीक है, अब देखिए सेंचुरी कागज बोल रहा है कितना खरीदा है। आप शुरू से पढ़ते हैं। 125 रुपये प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट सेंचुरी खरीदा है। तो देखिए 125 रुपये प्रति पैकेट की दर से तो दर में हम लिख सकते हैं 125 रुपये प्रति पैकेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं 125 रुपये प्रति पैकेट की दर से कितना पैकेट सेंचुरी खरीदे, 5 पैकेट। तो परिमाण में क्या हो जाएगा, 5 पैकेट हो जाएगा। ठीक है, परिमाण में क्या हो जाएगा, 5 पैकेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉलम तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा, अभी कुल मूल्य बाद में निकालेंगे, पहले अब दूसरा देख लेते हैं। 5 रुपये प्रति पीस की दर से 5 रुपये फिर प्रति पीस की दर से 5 रुपये प्रति पीस की दर से 2 दर्जन कलम। कितना, 2 दर्जन। 2 दर्जन क्या, डोजन। 2 दर्जन क्या खरीदा है, कलम खरीदा है। ठीक है, इसको भी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फिर कह रहा है 3 नंबर कि 2 रुपये प्रति पीस की दर से 5 दर्जन पेंसिल। 2 रुपये प्रति पीस, 2 रुपये प्रति पीस की दर से 5 दर्जन पेंसिल, 5 दर्जन पेंसिल खरीदा है। ठीक है, 5 दर्जन पेंसिल खरीदा है। उसके बाद 105 रुपये प्रति पीस की दर से 105 रुपये प्रति पीस की दर से क्या खरीदा है बताइए, प्रति दर से 5 पीस कंप्यूटर की पुस्तक, 5 पीस खरीदा है, 5 पीस ही खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट जो कह रहा है कि 405 रुपये प्रति पीस की दर से 2 पीस ऑक्सफोर्ड हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी खरीदा है। कितने हिसाब से, 405 रुपया पर पीस। ठीक है, के हिसाब से कितना खरीदा है, 2 पीस ही केवल खरीदा है, 2 पीस खरीदा है। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब रह गया कि इसका बीजक बिल तैयार कर देना है कि कितना रुपया ये देगा दुकानदार को। माने भाई साहब, क्रेता भाई साहब कहाँ गए जी, अच्छा गुरमीत कौर। ठीक है, ये देखिए सुश्री गुरमीत कौर जो है ना, ये क्रेता है और विक्रेता। देखिए इसको भी हमें इसमें लाना चाहिए ना। ये कलम गलती हम खींच दिए हैं, ये कलम गलती खींचे हैं। ठीक है, आप लोग मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कलम यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो विक्रेता ये हो गए राय जी, आकर्ष बुक डिपो दरभंगा। ठीक है, और क्रेता सुश्री गुरमीत कौर है। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर उसने सेंचुरी कागज 5 पैकेट खरीदा है और 125 रुपये पर पैकेट, एक पैकेट का दाम 125 रुपया, तो 5 पैकेट का कितना हो जाएगा, 625 रुपया हो जाएगा ना, 625 रुपया हो जाएगा। 5 × 25 5, ठीक है, 625 रुपया। अच्छा, अब कह रहा है कि कलम खरीदा है 2 दर्जन, कितना रुपए के हिसाब से, 5 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो 2 दर्जन में कितना होता है, टोटल 24 होता है, 24 पीस होगा। 2 दर्जन में 24 पीस होगा। एक पीस का दाम 5 रुपया, तो 24 पीस का दाम कितना हो जाएगा, 24 पीस का दाम 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि पेंसिल खरीदा है 5 दर्जन, 2 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 × 5 60 पीस हो जाएगा। 5 दर्जन में 60 पीस, चूँकि एक दर्जन में 12 पीस, इसलिए 5 दर्जन में 60 पीस। तो एक पीस का दाम 2 रुपया, तो 60 पीस का दाम कितना, 60 दूना 120 रुपया। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत है क्या, ऐसे लिख सकते हैं 120 रुपया। अब हई कह रहा है कंप्यूटर की पुस्तक खरीदा 5 पीस, एक पीस का दाम 105 रुपया, 105 रुपये पर पीस। तो 5 पीस का कितना हो जाएगा, 525 रुपया हो जाएगा ना। 5 पीस का दाम 525 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 525 रुपया। अब कह रहा है कि 2 पीस क्या खरीदा है, ऑक्सफोर्ड हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी खरीदा है। तो 2 पीस खरीदा है, एक पीस का दाम 405 रुपया, तो 2 पीस का दाम कितना हो जाएगा बताइए, 810 रुपया हो जाएगा क्या। एक पीस का 405, तो 2 पीस का 810 रुपया। अब हमारा टोटल ही क्या हो गया, कुल निकल कर आ गया हमारा मूल। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0, हाथ में कितना हो जाएगा, 1 और 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1। अच्छा, 6 1 7 1 8 5 13 13 5 13 गो 8 गो 8 3 11 1 12 22 हो जाएगा। 2200 रुपये का टोटल हमारा क्या खरीदा है, थोड़ा जोड़ लेते हैं, आप जोड़ लीजिएगा अच्छे से।
लगता है मिस्टेक किए हैं क्या? तो इसमें 1 होगा। 8 1 9, 5 14, 1 15, 1 16, 26। देखिए गड़बड़ा गए ना, गड़बड़ा गए। तो ये 2000 का हमारा खरीदारी हुआ होगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अभी भी गलती है क्या जी? जोड़ 5 5 10 का 0 हाथ में 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 8 1 9 9 5 14 1 15 1 16 16 गो 6 गो 22 गो होता है ना। ठीक है था जी, पहले के बारे में सही था ये। तो 2200 रुपये का कुल खरीदारी हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि वस्तुओं का बिल तैयार कीजिए, हमने बिल तैयार कर दिया है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी ये नियम होता है। भूल चूक कोनो भूल हुआ है, चूक हुआ है तो लेनी देनी हो जाएगी बाद में, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, वस्तुओं का बिल तैयार कीजिए और ये भी बताइए कि उन्हें राय जी को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो खरीदा किसने है? सुश्री गुरमीत कौर ने खरीदा है। किससे खरीदा है? राय जी से खरीदा है। तो कितना इनको, कितना इसको देना पड़ेगा पैसा? इनको कितना पैसा देना पड़ेगा? सुश्री गुरमीत कौर को कितना पैसा देना पड़ेगा राय जी को? तो 2200 रुपया देना पड़ेगा। कौनो दिक्कत नहीं। आई होप 30 नंबर समझ गए हैं। 1 सेकेंड, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हो गया आज का काम ख़त्म, काम तमाम। अगले वीडियो में मिलेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा मॉडल सेट से। ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।